भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए 10th क्लास मैथमेटिक्स का जो सेकंड बोर्ड हुआ था उसमें हम आंसर की करेंगे अब सेक्शन ए की। पहले सारे एमसीक्यू में कौन सा एमसीक्यू करेक्ट है कौन सा नहीं, ध्यान से आप मैच कर लेना। अगर आप 10th क्लास में आए हो तो ये आपके लिए नेक्स्ट बोर्ड के लिए एक प्रैक्टिस के तौर पर हेल्पफुल हो सकता है समझने के क्वेश्चन को। तो हमारे पास जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि इफ़ ए एंड बी आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन, सभी को पता है भाई एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। ए रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। देखिए यहाँ पे इन्होंने रेशनल बोल दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता क्योंकि इरेशनल √2 + √3, ये भी नहीं हो सकता और 1.8 भी नहीं हो सकता क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 अप्रोक्स में होती है। ये वैल्यू इससे ग्रेटर होगी, 1.8 इज ग्रेटर देन 1.732, तो ये बिटवीन आ नहीं सकता, बीच में आ नहीं सकता, इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बच गया 1.3 जो √2 और √3 के बीच में आएगा, ठीक है। तो ये आंसर है सी इसका। फिर हमारे पास है इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटर्न एज, ये हमारे पास ए दे दिया और ये बी दे दिया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। और एक्स और वाई ऑलरेडी प्राइम नंबर है, इसका मतलब एक्स और वाई के बीच में कुछ और कॉमन है नहीं। तो एलसीएम निकालने का पैटर्न ये होता है कि जो कॉमन है दोनों, जैसे एक्स यहाँ भी है एक्स यहाँ भी, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 3 आएगी और वाई की भी मैक्सिमम वैल्यू 3 आएगी, तो जो एलसीएम आएगा वो x³ y³ आएगा, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ 1 है, तो x की 3 यूज करेंगे और y² y3 में भी y की 3 यूज करेंगे, तो एलसीएम जो है x³ y³ और सी ऑप्शन। द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स, x² -x -6। देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो तो है -6 और जो सम है वो है x का कोफिशिएंट -1। अब आपको पता है कि -6 और -1 किस तरह से आ सकते हैं, -3 इंटू -2 करोगे तो -6 आएगा और -3 + 2 करोगे तो -1 आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बीच में वैल्यू है x² -x -6, इसको मैं ये लिख सकता हूँ x -3 और x + 2, मिडल टर्म सेपरेट करके ये फैक्टर बनेंगे। अब इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 3 आएगी और x की वैल्यू -2 आएगी, तो 3, -2 जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है आपका, ध्यान रखना, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि सीधा -3 और वो कर दो आप 2, आंसर आएगा +3 और -2, क्योंकि इक्वल टू में जब रखोगे 0 के इक्वल टू रखोगे तो -3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, +2 उधर जाके -2 हो जाएगा, तो ये सी ऑप्शन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स, ये हमें एक पोलिनोमियल दे दिया जिसमें हमारे पास जो a है यानी कि ax², ए पी आ गया, b का मतलब x का कोफिशिएंट -2 और जो c है वो आ गया 3p। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 है। अगर ये इक्वल टू 0 है, देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। सम ऑफ रूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है c/a। दोनों तरफ a से a कैंसिल आउट हो गया, तो लेफ्ट में तो आप माइनस लगा करके b की वैल्यू रख दो -2 और राइट में आप क्या करो, जो c है c की वैल्यू रख दो 3p। एम्प्लॉय करके देखो माइनस माइनस +2 हो गया और 3 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो अपॉन में 3 आकर के p की वैल्यू आ जाएगी 2/3। फिर से समझो -b की वैल्यू रख दी, इधर c की वैल्यू 3p रख दी, 3 अपॉन में आ जाएगा और माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो +2/3 यानी कि b ऑप्शन है हमारे पास करेक्ट। द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ 1 सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे, कैसे आएंगे वो भी देखिए। x का कोफिशिएंट है 5, इधर x का कोफिशिएंट है 3, यानी कि एक प्रकार से a1/a2 की वैल्यू आ गई 5/3। वैसे ही अब हमारे पास जो y का कोफिशिएंट है वो है -15 और इधर y का कोफिशिएंट है -9, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 3 5 जा 15, 3 3 जा 5/3 आया, ये वैल्यू आ गई b1/b2 की। अब c1/c2 के लिए एक बात का ध्यान रखना, या तो दोनों वैल्यू जैसे कांस्टेंट वैल्यू है ये, या तो इक्वल टू के उधर ही होनी चाहिए दोनों, या फिर इक्वल टू के लेफ्ट में होनी चाहिए, तो ऑलरेडी इक्वल टू के उधर ही है, तो डायरेक्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। 8 को डिवाइड करूंगा मैं 24/5 है, वो 5 पलट करके ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्योंकि 24/5 था, 5 पलट करके ऊपर आ जाएगा, 8 3 जा 24 यानी कि क्या आया
5/3। अब A1/A2, B1/B2, C1/C2 ऑल आर इक्वल टू 5/3। तो इसका मतलब ये कंडीशन होती है हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की। तो सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंसेज इज एन एपी। अब इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सी एपी है। तो देखिए डिफरेंस 2 का है, फिर डिफरेंस 4 का हो गया, तो ये तो एपी है नहीं। इसमें डिफरेंस पहले 2 का है, फिर 6 का आ गया, ये भी एपी नहीं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। इधर ये √3, √6, √9 में डिफरेंस होगा ही नहीं, क्योंकि ये √6 माइनस √3 होगा, और ये √9 माइनस √6, तो ये भी एपी नहीं है। इधर देखो पहली टर्म 3 है, फिर 3 प्लस √2 है, फिर 3 प्लस 2 √2 है, यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो d √2 आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो √2 ही आएगा डिफरेंस, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 √2 माइनस √2, जो d है वो आपका √2 ही आएगा। तो ये आपके पास एपी है, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब हम आते हैं इस पे क्वेश्चन नंबर 8 पे। इफ टू ट्राइंगल्स डी ई एफ एंड पी क्यू आर, डी जो है वो क्यू के इक्वल है। देखिए अगर डी आपका क्यू के इक्वल है तो इधर जिस पोजीशन पे डी है उस पोजीशन पे आप क्यू रखिए। फिर आपके पास जो आर है वो ई के इक्वल है, यानी कि डी ई। तो अगर मैं यहाँ ई लिखता हूँ तो वो ई की पोजीशन की जगह पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब बच गया डी ई में तो एफ, डी ई एफ हो गया पूरा। अब इधर पी क्यू आर, तो पी लिखा जाएगा लास्ट में, क्योंकि एफ लास्ट में लिखा गया है। तो पहले सीक्वेंस को ध्यान से समझो। डी ई एफ में डी तो इक्वल है क्यू के, ई इक्वल है आपका आर के, तो बच गया एफ, वो पी के इक्वल होगा। अब हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, अगर मैं डी ई लिखता हूँ फर्स्ट टू, तो इधर फर्स्ट टू अपॉन में लिखे जाएंगे डी ई अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू का साइन। अगर मैं लिखता हूँ ई एफ, तो ई एफ के अपॉन में लिखा जाएगा पी आर, क्योंकि ई एफ लास्ट के दो है, इधर आर पी है, इसको मैं आर पी या पी आर लिख सकता हूँ। फिर इज इक्वल टू में डी एफ अपॉन में पी क्यू, ये कंडीशन बनेगी। अब देखिए हमें ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो ट्रू कौन सी नहीं है। देखिए ई एफ अपॉन पी आर इज इक्वल टू डी एफ अपॉन पी क्यू, मैच हो रही है, तो ये तो ट्रू है आपकी। इधर आपके पास डी ई अपॉन क्यू आर, डी ई अपॉन क्यू आर है इक्वल में डी एफ अपॉन पी क्यू इक्वल डी अपॉन, तो ये भी आपकी ट्रू है। इधर आपके पास डी ई अपॉन पी क्यू, अब देखो डी ई के अपॉन क्या आ रहा है, क्यू आर आ रहा है, पी क्यू नहीं आ रहा है, इसलिए ये ट्रू नहीं है। तो यही हमारा आंसर होगा, जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है। और ई एफ अपॉन आर पी, ई एफ अपॉन आर पी या पी आर एक ही बात है, और आपके पास इक्वल में क्या है, डी ई अपॉन क्यू आर, तो ये भी ट्रू है। ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, बस बी ऑप्शन ऐसा है जो नॉट ट्रू है, तो यही हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होगा। फिर कहता है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी √(-2) फ्रॉम ओरिजिन। देखिए एक पॉइंट 2 है, 2 है और दूसरा ओरिजिन है, तो 2 में से 0 माइनस करोगे क्योंकि ओरिजिन 0 0 होता है, और -2 में से भी 0 माइनस करोगे, उनका स्क्वायर करोगे, एडिशन करोगे, होल अंडर रूट, ये आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला आता है। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। एक पॉइंट 2, -2 है, दूसरा पॉइंट ओरिजिन का 0, 0 है, तो इसमें से 2 - 0 और -2 - 0 करके एक फॉर्मूला लगा दो। ये 2 - 0 2, 2 का स्क्वायर 4, इधर -2, उसका स्क्वायर भी 4, ये आ गया √8, और √8 होता है 2 × 2 × 2, यानी कि 2√2। तो डी ऑप्शन जो है हमारे पास वो करेक्ट है। अब जो ये क्वेश्चन है, देखिए पी के साथ ये ब्रैकेट है और क्यू के साथ भी ये ब्रैकेट है, हमें पी और क्यू के बीच के रेशियो निकालने हैं। तो इधर लेफ्ट में देखिए 2 sin थीटा और इधर 2 sin थीटा एक दूसरे के इक्वल हैं, कट जाएंगे क्योंकि इक्वल टू है बीच में, ये उधर पलट जाएगा, तो ये तो कट जाएगा। अब क्यू तो इधर आ जाएगा भाई, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिवाइड में 1 प्लस साइन स्क्वायर 30। ठीक है, अब हमारे पास 1 माइनस साइन 30 होता है 1/2, और उसका स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 डिवाइड में 1 प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि 1/4। 4 × 1 4 - 1 3/4, तो ऊपर आ गया, नीचे 4 × 1 4, 4 + 1 5, 5/4 आ गया, 4 से 4 कैंसिल, 3/5 आया। ठीक है, और इधर आपके पास ये पी अपॉन क्यू हो गया था, तो पी अपॉन क्यू इक्वल आया 3/5 के, तो P रेशियो Q इक्वल हो जाएगा 3/5 के। तो ये ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है आपका। अब ये है इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट A, cos B इज इक्वल टू 1/4। ध्यान देना इधर cos B बोला इसने, जबकि हमें निकालना क्या है, राइट एंगल जो है A पे है, और हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ cot B। ठीक है, अब हमारे पास ये ट्राइंगल बनाई हमने, राइट एंगल A पर है, और आपके पास अगर मैं इसको B मान लेता हूँ
तो ये बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर और ये आपके पास हाइपोटेन्यूस, ठीक है, और ये पॉइंट सी आ गया आपके पास। अब कोस बी होता है बी अपॉन एच, तो बी तो आपके पास आ गया 1, एच आ गया आपके पास 4। तो पाइथागोरस थ्योरम से एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से एच स्क्वायर यानी कि 16, और ये बी स्क्वायर 1 है, 1 इधर आके माइनस होगा तो -1 हो जाएगा, पी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि पी की वैल्यू आ जाएगी √16 - 1 √15, परपेंडिकुलर आ गया। अब कोट बी जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास 1 है, परपेंडिकुलर हमने निकाल दिया √15, ठीक है, तो 1/√15 यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है आपके पास। अब आगे क्या कहता है, द लेंथ ऑफ शेडो ऑन द ग्राउंड ऑफ ए पोल ऑफ हाइट 18 मीटर, यानी कि अगर हम एक पोल लें और ये नीचे इसकी शेडो बन रही है, पोल 18 मीटर दे रखा है आपको, वैन एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा, ये थीटा दे रखा है आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन टेन थीटा की वैल्यू 6/7 दे रखी है। तो आपको पता होना चाहिए जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और वो आपके पास टेन थीटा आता है, और टेन थीटा की वैल्यू हमें 6/7 गिवन है। अब P क्या है, P तो है 18 और B क्या है हमें पता नहीं, वो निकालना है, उसको x मान लेते हैं, यानी कि 18 तो परपेंडिकुलर बेस x मान लिया मैंने, इज इक्वल टू 6/7। तो 7 इधर आके मल्टीप्लाई मतलब ये आ जाएगा 18 इंटू 7/6, 6/7 है, इधर आएगा 7/6, और ये x उधर जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 7, 3 जा 21, यानी कि जो x है वो कितना आ गया 21 आ गया। तो जो D है हमारे पास वो ऑप्शन करेक्ट है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो ये है, देखिए ये फिगर बना रखा है, इसके बीच में हमें 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। इन द गिवन फिगर टेंजेंट पी ए एंड पी बी टू द सर्कल सेंटर्ड एट ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ऊपर 45 का एंगल बनेगा, नीचे 45 का, क्योंकि ओरिजिन से जब मिलाते हैं तो ये बाइसेक्ट करते हैं एंगल को, 45 हो गया। तो अब हम एक ट्रायंगल बनाते हैं अलग से इस तरह से, ठीक है, ये हो गया ए, ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ लिया, और ये ए पी, तो यहाँ पे मैंने पी ले लिया। अब इसको ऊपर वाला हिस्सा लिया है मैंने, ये वाला, ठीक है, तो कट करेंगे यहाँ पे ये वाला हिस्सा लेंगे। अब ए इसको मैं मान लेता हूँ डी, यानी कि ए डी पी, ए ये डी और ये पी, यहाँ पर एंगल बनेगा 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का बन गया, और ये एंगल बनेगा 45 का, क्योंकि ये बाइसेक्ट हो गया था 90 डिग्री का, 45 हो गया ये, ठीक है। इसके बाद हमें जो ए बी है वो 5√2 गिवन है, ए से लेकर बी तक 5√2 है, तो जो ये परपेंडिकुलर जाता है ये बाइसेक्ट करता है, तो 5√2 का हाफ, यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 5√2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, पी ए को निकालना है, जो कि हम एच मान लेते हैं, हाइपोटेन्यूज है, पी ए क्योंकि 90 डिग्री यहाँ थी, हाइपोटेन्यूज। अब 5√2 अपॉन 2 और उसके अपॉन में एच लिख दो डिवाइड में, यानी कि परपेंडिकुलर तो ये हो गया क्योंकि एंगल ये ले रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वो होता है साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे 45 डिग्री है। अब 5√2 अपॉन 2h इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। अब h तो चला जाएगा उधर, √2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5/2 √2 ऑलरेडी था ही, ये √2 और आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इक्वल टू में h उधर 1 से मल्टीप्लाई होकर के h हो गया, √2 इंटू √2 होता है 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हाइपोटेन्यूज 5 आ गया आपके पास, और पी ए ही निकालना था हमें, तो जो ये है ए, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद 14th, इन द गिवन फिगर 80 इज द टेंजेंट, ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट और रेडियस हमेशा 90 डिग्री बनाती है, बात ध्यान रखना, ये 90 डिग्री का एंगल है। उसके बाद कहते हैं कि सेंटर सर्कल सेंटर्ड एट ओ इफ एंगल ए बी सी, ये 50 डिग्री दे रखा है, सीधी सी बात है, एंगल इन सेमी सर्कल जो होता है वो 90 डिग्री का बनता है, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये डायमीटर है, ओ अगर आपका सेंटर है तो 90 डिग्री आ गया। अब ये 50, ये 90 डिग्री, ट्रायंगल के अंदर जो एंगल आएगा ये 40 डिग्री का आएगा, और ये टोटल अगर 90 डिग्री है तो ये 50 डिग्री इधर बन जाएगा बाहर की तरफ। हमें एंगल निकालना था CAT, जो कि 50 आ गया, 50 डिग्री आ गया, ध्यान रखना, ये 50 और ये सेमी सर्कल के अंदर 90 डिग्री का बनता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 40 डिग्री का आ जाएगा, क्योंकि 50 + 40 + 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर ये टोटल 90 डिग्री था, तो 40 डिग्री ट्रायंगल के अंदर बन गया, तो बाहर जो बनेगा वो 50 डिग्री का बनेगा, इसलिए हमारे पास बी जो है वो करेक्ट आंसर है, 50 डिग्री। अब हमारे पास ये है 15th में, ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद एरिया 264/7 इज कट आउट फ्रॉम ए सर्कल विद रेडियस 6। अब रेडियस हमें 6 दे रखी है और एरिया दे रखा है सेक्टर का 264/7,
सेंट्रल एंगल निकालना है, तो सेंट्रल एंगल मैंने थीटा मान लिया, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, जो हमें गिवन है 264/7। अब हमें सिर्फ थीटा निकालना है, तो थीटा को यहीं रहने दो, इज इक्वल टू 264/7 है। 360 डिनोमिनेटर में उधर जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई की वैल्यू नीचे आएगी, और पाई होता है 22/7 लिख सकता हूँ मैं ऐसे। और इनटू में अब जो आर स्क्वेयर है ये भी अपॉन में ही आएगा, अपॉन में आर स्क्वेयर आएगा, आर की वैल्यू 6 दे रखी है, तो 6 का स्क्वेयर यानी कि 6 इंटू 6। अब देखो ये 22/7 है, 7 से तो ये 7 कैंसिल आउट हो गया, 6 जा 36, 36 से ये कैंसिल होकर के 10 हो गया। अब 22 से 264 को डिवाइड कर, देखो 264 को 22 से करोगे आप तो 22 बन जा 22, 44 2, यानी कि 12 आया। 12 इंटू 10 यानी कि कट करके 12 आया, 12 इंटू 10 120, तो डी जो है 120 डिग्री है, यह हमारे पास करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्या कहता है ये, ए कैप इज सिलेंड्रिकल इन शेप, सिलेंड्रिकल शेप है, ऐसे हमने एक सिलेंड्रिकल शेप ले ली, एंड इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फेरिकल टॉप, ये हेमिस्फेयर हमने टॉप ले लिया इस तरह से, ठीक है। तो अब आपको पता है कि भाई ये जो सेंटर है ना, ये एक्चुअली रेडियस होती है, और ये हाइट ऑफ हेमिस्फेयर भी यही होती है आर, और ये भी आर, और ये जो अंदर है ये इसकी हाइट हो गई सिलेंडर की, दो चीज़ें हो गई। फिर क्या कहता है कि इफ़ वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू डेट ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट, यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब, दोनों का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि देखो आर जो है वो दोनों का सेम ही रहेगा क्योंकि सेम रेडियस है, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। अब ये आर स्क्वेयर उधर आर क्यूब है, तो सिर्फ आर बच जाएगा क्योंकि आर क्यूब अपॉन आर स्क्वेयर करके सिर्फ आर बचेगा। अब हमारे पास निकालना क्या था, हमें निकालनी थी रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट टू द हाइट ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट। अब हाइट जो हेमिस्फेयर की है वो आर है, तो एच यहीं रहने दो, आर इसके अपॉन में आ जाएगा, इज इक्वल टू 2/3, तो रेशियो क्या बन गई 2:3, एच रेशियो आर इज इक्वल टू 2:3, तो यानी कि जो ए है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कॉन डेट कैन बी कर्व्ड आउट फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब ऑफ एज 4 सेंटीमीटर। देखिए अगर मान लो हम इस तरह का कोई वो क्यूब लेते हैं और उसमें से हम कोई कॉन निकालते हैं, लार्जेस्ट निकालते हैं, तो सीधी सी बात है जो हाइट है वो तो 4 होगी क्योंकि इसकी एज 4 है, और अगर मान लो टोटल डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 हो जाएगी क्योंकि ये सेंटर से लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट है तो इसका कंप्लीट कवर करेगा उसको, तो डायमीटर 4 के इक्वल हो जाएगा, रेडियस 2 हो जाएगी। अब आर हमारे पास 2 आ गया और जो हाइट है वो 4, ठीक है। यहाँ से मुझे एल निकालनी पड़ेगी, एल निकलेगा आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, आर का स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर 4, एच का स्क्वेयर 4 का स्क्वेयर 16, यानी कि √20, √20 होता है 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 2 है तो वो 2 भाग 2√5, ये एल आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है पाई आर एल, पाई को रहने दो, आर की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 2√5 आ गई, ठीक है 2√5, तो ये 2 इंटू 2 4 पाई√5, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, 4√5 पाई लिख दो क्योंकि पाई को बाद में लिख दिया, √5 को पहले लिख दिया। फिर इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लेयर विनिंग ए गेम इज 0.21 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम लूजिंग द सेम गेम इज, अब लूजिंग की देखो ये हो जाएगी क्योंकि 1 में से इसको माइनस करोगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E, तो 1 में से 0.21 माइनस करोगे 0.79 आ जाएगा, तो ये आंसर करेक्ट है। इसके बाद असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, देखिए 19th क्वेश्चन में क्या है, कहता है कंसिडर द फॉलोइंग, ये तो टेबल हो गई,